हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं गोज लॉ, गोज थ्योरम, या इसी को हम गोजिज लॉ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए गोज लॉ क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट देखिए। सबसे पहले द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे लिखते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से लिखते हैं, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसलिए इसके नीचे हम ई भी इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो ए क्लोज सरफेस, और ये किसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स? क्लोज सरफेस, कोई क्लोज सरफेस मान ली हमने। ठीक है ना, इज 1/ε0 टाइम्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा? 1/ε0 टाइम होगा द टोटल चार्ज इन इट। जो इस सरफेस के अंदर, ये जो क्लोज सरफेस मानी थी ना, इसके अंदर हमने टोटल चार्ज क्या मान लिया? क्यू मान लिया। तो इस टोटल चार्ज क्यू के ये 1/ε0 होगा क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यही क्या है? गोज थ्योरम है। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट स्टेट दैट, गोज थ्योरम क्या कहती है, गोज लॉ क्या कहता है? इट स्टेट दैट सरफेस इंटीग्रल, देखो यहाँ पर ds क्या है? सरफेस है ना, और इसी का इंटीग्रेशन किया हुआ है। जो हमने, ये कोई क्लोज सरफेस है, हमने इसका एक स्मॉल एरिया मान लिया क्या? ds। अब कंप्लीट का निकालने के लिए क्या कर देंगे? इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और ये क्लोज सरफेस है तो इसका क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन कर देंगे, इस प्रकार दिखा देंगे। ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे? इट स्टेट दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E फॉर ए क्लोज सरफेस is equal to 1/ε टाइम टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड दैट सरफेस। इस प्रकार भी हम इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात कि ये जो ds है ये क्या है? सरफेस है, और इसका इंटीग्रल कर देंगे तो नेट सरफेस आ जाएगा, नेट सरफेस एरिया आ जाएगा, और फॉर ए क्लोज सरफेस। और ये जो सिंबल यूज़ किया ना, ये सर्कल यूज़ किया गया इंटीग्रेशन के ऊपर, ये किस लिए यूज़ किया गया? क्लोज्ड सरफेस के लिए यूज़ किया गया। ये किसके बराबर होगा? Q/ε0। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर था? ES के बराबर था। ठीक है, यही पढ़ा था ना, तो वही E और S यहाँ पर प्रयोग किया है। स्मॉल एरिया के लिए क्या ले लेंगे? DS ले लेंगे, कंप्लीट के लिए क्या कर देंगे? इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ये बात समझ में आई आपको अच्छे प्रकार से? तो गोज लॉ के अंदर एक ही बात आपको याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो टोटल चार्ज जो है ना इस सरफेस के अंदर, जैसे टोटल चार्ज हमने क्यू मान लिया, उस टोटल चार्ज से क्या होता है? 1/ε0 टाइम होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, यही गोज थ्योरम है। ठीक है, क्यू जो है इसके अंदर नेट चार्ज, अगर काफ़ी सारे चार्जेज हैं तो उनका समेशन ले लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है ना, और ε0 क्या होती है? यहाँ पर परमिटिविटी होती है ना फ्री स्पेस की। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.85 × 10⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर्स इनवर्स स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है ना, अब गोज लॉ को प्रूफ, गोज थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो इसका प्रूफ देखिए बिल्कुल इजी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक क्लोज सरफेस अज्यूम करनी पड़ेगी। ये कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है, जिसके अंदर नेट चार्ज क्यू है, और इस चार्ज क्यू की वजह से इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड ई है। इस प्रकार से हमने इंडिकेट कर दिया। तो इस क्लोज सरफेस को आप गोजियन सरफेस भी बोल सकते हैं। ये हमने क्यों माना? कि हमने ऊपर गोज थ्योरम पढ़ी ना, गोज लॉ पढ़ा, क्योंकि गोज लॉ हमेशा ही किसके लिए वैलिड होगा? क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होगा। तो क्लोज सरफेस तो आपको कोई ना कोई लेनी ही पड़ेगी। क्लोज ये जो क्लोज सरफेस है इसको आप गोजियन सरफेस भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है। ये कोई स्मॉल एरिया हमने इस क्लोज सरफेस के ऊपर मान लिया, इसको हमने ds से इंडिकेट कर दिया, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, और हमने इसको किससे इंडिकेट कर दिया? n कैप से। n कैप एरिया वेक्टर है जो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो एरिया वेक्टर n कैप है और साथ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, ये दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। इन दोनों के बीच एंगल जो है वो थीटा जो है वो 0 है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है क्लोज सरफेस के लिए? हमने पढ़ा फ्लक्स, पिछले लेसन में हमने पढ़ा E.S कोस थीटा होता है ना, और वेक्टर में लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? फाई इजिकल टू ई के ऊपर वेक्टर लगा देते हैं, और यहाँ पर फिर एस के ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। अगर एस का वेक्टर हटा देते हैं हम तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E.N कैप और S। ठीक है, इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, N कैप फिर क्या आ जाएगा? इस एरिया वेक्टर आ जाएगा जो हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अगर ये एरिया स्मॉल लिया गया है तो अगर एरिया स्मॉल लिया गया तो हम इसको ds से लिख देंगे। ये बात समझ में आई? और साथ में N कैप और E आ जाएगा। अगर ds स्मॉल एरिया, ये तो यहाँ पर फ्लक्स भी कितना होगा? स्मॉल होगा, d5 होगा। तो जो कंप्लीट नेट फ्लक्स निकालेंगे तो इसका क्या कर देंगे? हम इंटीग्रेशन कर देंगे, और इंटीग्रेशन यहाँ पर किसका करेंगे? क्लोज सरफेस का। तो इसलिए क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रेशन के बीच में सर्कल लगा देंगे जो किसको इंडिकेट करेगा? इंटीग्रेशन ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा? सरफेस इंटीग्रल, ये बात समझ आई? ds क्या है? सरफेस एरिया है ना, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E
फॉर ए क्लोज सरफेस, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा जो हमने लास्ट टाइम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन उसके अंदर पढ़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको, ये तो वेक्टर फॉर्म में है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ई डी एस कोस थीटा, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड करोगे तो आप क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा, क्लियर है। और हम देख रहे हैं यहाँ पर थीटा क्या है, 0 डिग्री है, क्योंकि ये जो एंगल है किस किस के बीच में लिया गया है, ई और एन कैप के बीच में लिया गया है, ठीक है ना। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एन कैप क्या है, एरिया वेक्टर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, पैरेलल हैं, थीटा 0 होगा और कोस 0 1 होता है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल आ जाएगा क्लोज सरफेस का ए इंटू में डी एस। अब हमें पता है इंटीग्रेशन किसका करेंगे हम, ds का करेंगे, क्योंकि ds क्या लिया गया है, स्मॉल एरिया का लिया गया है ना। तो कंप्लीट एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, कंप्लीट एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और ये क्लोज सरफेस मानी हुई तो इसको सर्कल से इस प्रकार इंडिकेट कर देंगे। हमें पता है इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, क्लोज सरफेस का 4πr², ये आपको सभी को पता है कि जो सरफेस एरिया है वो इसका कितना होगा, 4πr²। ये क्लोज सरफेस है, स्फीयर की फॉर्म में है, और स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4πr² होता है, ये आपको अच्छी प्रकार से याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ds की वैल्यू पुट कर देनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की वैल्यू पुट कर देनी है। E की वैल्यू हमने कहाँ से फाइंड आउट करी, हमें पता है फोर्स किसके बराबर होता है, कूलम्ब्स फोर्स हमने पढ़ा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r² होता है, यही हमने पढ़ा, ठीक है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज हमने यहाँ पर Q0 ले लिया, तो ये जो Q0 ऊपर लिया था ना फोर्स में, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, 1/4πε0, एक चार्ज बच जाएगा सिर्फ खाली Q, ठीक है, Q अपॉन में r²। ये क्या आ गया आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। तो ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का E की जगह यहाँ पर यूज़ करेंगे, और ds, ये ds की जगह क्या यूज़ करोगे आप, 4πr²। हमें पता है स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4πr² होता है ना, तो यहाँ पर 4πr² रख दिया और ये E की वैल्यू रख दी, तो फाई ये इसके बराबर। अब यहाँ पर इसको कट करेंगे, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, r² से r² कैंसिल हो जाएगा, ऊपर Q बच गया और नीचे ε0 बच गया, ठीक है। तो फाई किसके बराबर आ गया, Q अपॉन में ε0। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं हम, दिस इज गोज लो या गोज इज लो, ठीक है, समझ में आई बात, इसका प्रूफ हो गया। हमें यही तो प्रूफ करना था, Q अपॉन में ε0, ठीक है। तो इसका प्रूफ बिल्कुल आसान है, इसकी स्टेटमेंट के साथ इसका प्रूफ आपको अच्छी प्रकार से कर लेना है। थैंक यू क्लास।